नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। हम फिर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जियोपॉलिटिक्स मुद्दे को लेकर आए हैं और ये मुद्दा जो है ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के पॉज से लेकर है। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या और क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम जब से शुरू किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या उसकी जो चीजें थी जो वो करना चाहते थे, क्या उसको वो पा चुके हैं, क्या उनका पर्पस जो है वो पूरा हो चुका है। आपने देखा अफगानिस्तान वॉर में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, उसके बाद इराक वॉर थी, लिबिया वॉर थी, उनके तो अचीवमेंट्स आपने देख लिया। अब इस वॉर का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लड़ी जा रही है उसका पर्पस क्या सॉल्व हो चुका है? पहले तो मैं ट्रंप का ट्वीट दिखाता हूं। ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप साहब कहते हैं कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, यानी कि पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद हमने एक ट्रेमेंडस मिलिट्री सक्सेस अचीव की है और कैंपेन अगेंस्ट द कंट्री ऑफ ईरान हमने अचीव किया है। ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड टुवर्ड्स अ कंप्लीट एंड फाइनल एग्रीमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईरान। मतलब कि उनके फाइनल एग्रीमेंट भी हमने हमने जो है देख लिए हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने म्यूचुअली एग्री किया ईरान के साथ कि ब्लॉकेड विल रिमेन इन फुल फोर्स एंड इफेक्ट। ऐसा कोई आधिकारिक बयान जो है वो ईरान एडमिनिस्ट्रेशन से, आरागची से नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस ब्लॉकेड को मानते ही नहीं है। प्रोजेक्ट फ्रीडम जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था, द मूवमेंट ऑफ शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी पॉज्ड। अब ये पॉज उन्होंने खुद से किया है, पाकिस्तान के कहने पे किया है, या ईरान के साथ बातचीत से किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कब तक होगा ये भी बड़ा एम्बिगुअस है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। नॉट द एग्रीमेंट कैन बी फाइनलाइज, वेदर और नॉट द एग्रीमेंट कैन बी फाइनलाइज। अभी एग्रीमेंट की कोई रूपरेखा सामने है नहीं। 14 पॉइंट का एजेंडा ईरान ने दिया था, उसके बाद क्या हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ भाई मौजूद हैं, हमारे साथी हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला तो ये जो ट्रंप साहब का ट्वीट आया है प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान के कहने पर, उनकी मध्यस्थता के कहने पर और ईरान के साथ हमने कुछ ब्रॉडर एग्रीमेंट अचीव किया है। ये ब्रॉडर एग्रीमेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आरागची साहब तो पहले रशिया गए, फिर वापस से पाकिस्तान आए और उसके बाद वो ईरान चले गए। तो इनके साथ टॉक्स कब हुई, या पाकिस्तान ही मीडिएट कर रहा है एग्रीमेंट को टू एंड फ्रो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जी। देखिए, ट्रंप साहब दूसरी बार जब से राष्ट्रपति बने हैं पिछले करीब 1.5 साल से, पिछले साल जनवरी से, तो करीब करीब सबको पता है, इस दुनिया में बच्चे बच्चे को पता है कि ट्रंप साहब की किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। वो क्या करते हैं वो लोग देखते हैं, उसके अनुसार उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ट्रंप साहब के वाणी का, ट्रंप साहब के जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। ट्रंप साहब कुछ भी बोल सकते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। उनके खुद की, उनकी बीवी उनकी बात कितनी सुनती है, इसमें बहुत बड़ा शक है। तो इसीलिए ट्रंप साहब की बात का कोई वैल्यू नहीं देता, उनका परिवार नहीं देता, तो दूसरे लोग क्या देंगे। हाँ, लेकिन ट्रंप साहब राष्ट्रपति के नाते अगर वो कुछ नीतियां लागू करते हैं और उसका कुछ असर पड़ना शुरू होता है, तो उसका उस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी जरूरी है। तो हुआ यह है कि हमें पता है कि इन्होंने करीब करीब 60 दिन तक, 51 दिन तक, 45 दिन तक ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त बमबारी की, ये सोच के कि ईरान जिस तरह से वेनेजुएला का तेल इनके हाथ में आ गया था, उसी तरह से ईरान का तेल भी इनके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है। और जो ईरान का तेल है वो दुनिया का सबसे साफ तेल है। इसका मतलब सबसे सस्ता और सबसे साफ तेल, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है। तो बहाना इन्होंने कुछ भी बनाया हो कि ईरान आतंकवादी देश है, ईरान के पास परमाणु क्षमता है, ये सब उनके बहाने थे। सबको पता है कि वो तेल के लिए वहां घुसे थे। और ईरान ने उसके जवाब में कहा कि आप अगर मेरे तेल का भंडार नष्ट करोगे, मेरे ऊपर हमला करोगे, तो मैं अपनी रक्षा करूंगा या नहीं करूंगा ये तो बाद में देखूंगा। मैं अपने आसपास दूसरे लोगों के जितने तेल के संयंत्र हैं उसको तो मैं खत्म कर ही दूंगा। तो अगर मेरे ऊपर हमला करोगे, तो हमने देखा कि ईरान के ऊपर पिछले साल भी ट्रंप साहब ने उनके फरदो, नतांज जैसे जगहों पर हवाई हमले किए। ईरान ने कोई अपना बचाव नहीं किया, हमला होने दिया। इस बार भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे ब्रिज उड़ाए, स्कूल उड़ा दिए, यूनिवर्सिटी उड़ा दी। ईरान उसकी रक्षा नहीं करता, लेकिन ईरान जवाबी हमला करके जो खाड़ी के देश हैं, जहां से कि दुनिया भर का 20% के आसपास तेल, 30% के आसपास का गैस और करीब करीब 40% के आसपास का यूरिया, ये तीन चीजें जो दुनिया की निकलती हैं खाड़ी के देश से, वो जो एक संकरे रास्ते से निकलती है हॉर्मुज, वो हॉर्मुज पर उसने कब्जा कर लिया, क्योंकि उसके पास प्रकृति के साथ उसका था। उसने अपना सोच समझ के उस चीज को एक रणनीति बनाई कि एक छोटा सा 20 किलोमीटर का हिस्सा है, वो अगर मेरे कब्जे में रहेगा तो ट्रंप साहब मेरे ऊपर कितना भी हमला करेंगे, मैं बाकी लोगों का तेल रुकवा दूंगा। और उसने सफलतापूर्वक कर दिया, और ट्रंप साहब को पता लग गया कि ये हॉर्मुज वो खुलवा नहीं पा रहे हैं,
इसीलिए वो हॉर्मुज से दूर चले गए हैं। उनकी सारी की सारी सेना, उनकी बेड़े, उनके हवाई बेड़े हों या एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कि विमान वाहक पोत कहा जाता है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन विमान वाहक पोते हैं, सब 1000 किलोमीटर दूर हॉर्मुज से खड़े हैं, क्योंकि हॉर्मुज अपने आप में एक ऐसा चक्रव्यूह है कि जो भी उसमें जाता है उसमें से जिंदा कोई निकलता नहीं है, उसमें शहीद ही होना होता है। तो ये चीज ईरान ने साबित कर दी। ट्रम्प साहब को भी पता है, ट्रम्प साहब अगर चाहते भी हैं तो उनकी सेना तो इस तरह की सुसाइड नहीं करेगी, और उनकी सेना तो अपनी आत्महत्या करने के लिए नहीं जाएगी, सेना के कमांडर तो नहीं जाएंगे। तो ये लोग पूरी तरह से दूर खड़े हैं। तो इसीलिए अब ट्रम्प साहब को इस चीज से जो सोच के घुसे थे वो हुआ नहीं, तो इनको निकलना है, लेकिन निकलना भी है और अपना ईगो भी है, अपनी इज्जत भी है, अपनी इज्जत भी बचानी है। इसीलिए पहले 45 करीब करीब 1 महीना पहले इन्होंने पहले कहा कि हम 48 घंटे का सीज फायर करेंगे, फिर वो 15 दिन का सीज फायर हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो कह रहे हैं कि वो जो नावों को रोकने का दुनिया भर के बेड़े जाते थे ईरान के ऊपर, इन्होंने कोई कहा था कि हम बाहर से, हम हॉर्मुज के पास नहीं जा सकते तो हॉर्मुज के बाहर रोक लेंगे। तो कैसे रोकेंगे जब आप 20 किलोमीटर की एक छोटी सी खाड़ी पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो खाड़ी से बाहर 2000 किलोमीटर का समुद्र कैसे आप, कि दो दो किलोमीटर तो आपका, 20 किलोमीटर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कहेंगे उससे 1000 किलोमीटर दूर जो खुला समुद्र है हिंद महासागर, उसका हम 2000 किलोमीटर को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये बचकानी हरकत थी, ये बोलने के लिए उनकी बात थी, लेकिन उसमें कोई सत्य नहीं था, और उनको भी पता है कि ये चीज होने वाली नहीं है, इसीलिए वो इस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें एक दो देश ऐसे थे जो कि इस चीज से अमेरिका को निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। जैसे हमको पता है इजराइल निकलना नहीं, इजराइल नहीं चाह रहा था कि अमेरिका इस चीज से निकले, क्योंकि इजराइल का कोई अलग कारण था। इजराइल का कारण था कि वो एक ऐसे, उसका एक सांस्कृतिक और क्या कहते हैं प्राचीन, उसका पौराणिक कारण था कि उसको अपना एक्सपेंशन करना था। विस्तारवादी देश है इजराइल, और एक्सपेंशन करने के लिए वो खुद खुद उसके पास संख्या कम थी, उसके पास जनसंख्या भी कम है, उसकी सेना भी छोटी है। तो क्योंकि उसके पास सेना छोटी है, इसीलिए सेना रखने के बदले वो बहुत बड़ी गुप्तचर एजेंसी रख लेता है, मोसाद नाम की। लेकिन गुप्तचर एजेंसियां युद्ध नहीं लड़ पाती, युद्ध तो सेना को लड़ना पड़ता है। तो गुप्तचर एजेंसियों की कुछ सीमा होती है। धुरंधर कोई युद्ध नहीं लड़ सकता है, धुरंधर कुछ अंदर की सूचना यहाँ दे सकता है, धुरंधर केवल अंदर क्या, अंदर खाने क्या खबर चल रही है वो बता देगा, लेकिन वहां पर सेना की तरह वो कोई चीज को रोक नहीं सकता। तो इजराइल के पास सेना नहीं थी, उसको अपना विस्तार करना था, उसको गाजा में भी घुसना है, उसको इराक तक भी, उसके पौराणिक कहानी के अनुसार प्रोमिस्ड लैंड इराक तक भी है। तो उसको अपने करने के लिए उसने अमेरिका के कंधे पर चढ़ने का तय किया, और वो चढ़ने के लिए इससे पहले भी वो 1992 से कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के कोई राष्ट्रपति उनकी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि एक व्यर्थ का खेल है। लेकिन ट्रम्प साहब के साथ, उसके पास इजराइल के पास उनकी तो जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, उसके पास इनका एप्स्टीन फाइल का मास्टर डेटा था, रॉ डेटा इनके पास था, जो जो फाइल रॉ फुटेज इनके पास था। तो उसका ब्लैकमेल करके इन्होंने अमेरिका को फंसा तो दिया। तो इसराइल नहीं चाहता है कि इस युद्ध से अमेरिका निकले। दूसरा एक देश है जो कि इससे निकलना नहीं चाहता है, वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। वो नाम से ही आपको पता लगेगा कि वो अमीर लोगों का अमीरात है। मतलब वहां पर 7 ऐसे छोटे छोटे राजशाही हैं, राजघराने हैं, जिन्होंने छोटे छोटे 7 टुकड़े को खाड़ी में उनके पास हैं, 7 अलग अलग छोटे छोटे राजा हैं। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। वहां पर अमीर होते हैं, अमीर कहा जाता है, इंग्लिश में अमीर, हिंदी में अमीर कहा जाता है। तो इनके जो तेल के कुएं हैं, इनके पास काफी सारे तेल के कुएं हैं, लेकिन संख्या में ये छोटे हैं, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने तेल के कुओं का इस्तेमाल करके उससे जो पैसा कमाया, उससे दुबई, शारजाह, अबू धाबी जैसे बड़े बड़े दुनिया भर के शहर बसाए, ताकि दुनिया भर के धनाढ्य लोग, पैसे वाले लोग वहां पर आए, और उनकी एक अपनी ही एक अलग अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए। तो क्योंकि उनकी संख्या कम थी, इसीलिए उनकी भी निर्भरता अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा है। क्योंकि बाकी जो देश हैं, जैसे कतर है, तो कतर की अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम है, क्योंकि कतर का जो गैस फील्ड है वो आधा गैस फील्ड ईरान के साथ वो शेयर करता है। इराक भी एक देश है जिसके पास तेल है, लेकिन वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कुवैत अपने आप में बहुत छोटा देश है और खाड़ी के बहुत अंदर है, इसीलिए वो ईरान के साथ दोस्ती रखना ज्यादा पसंद करेगा बनिस्बत 7 समुंदर पार अमेरिका के। इसी तरह से ओमान है, ओमन को भी पता है कि हमारा हॉर्मुज की खाड़ी में आधा खाड़ी जब मेरा और ईरान के साथ मेरा संबंध है, तो मैं बहुत 7 समुंदर दूर अमेरिका के साथ क्यों दोस्ती करूं। एक और देश है सऊदी अरब, सऊदी अरब के साथ अच्छा ये है
कि उसका जो तेल भंडार है वो तेल निकालने के लिए उसको लाल सागर के पास एक अलग से अल्टरनेट बाईपास है, उसके पास दूसरा एक बंदरगाह है जहां से वो तेल निकाल लेता है। खाड़ी में युद्ध होते रहे नहीं होते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूएई नाम का जो ये 7 देशों का ये है, ये 2 देश बहुत छोटे हैं, इनके पास पैसा बहुत है। इन्होंने दुनिया भर के अमीर लोगों को अपने यहाँ बुला के दुबई, शारजाह और अबू धाबी जैसे बड़े बड़े शहर और विलासिता भरपूर्ण शहर, दिखावा मतलब बहुत चकाचौंध वाले शहर बनाए थे। तो इन्होंने इनको अपने आप में टिकने के लिए ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ इनका संबंध रहे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। इन्होंने पैसा अमेरिका में बहुत लगा के रखा है, सभी अमीर हैं, वहाँ के राजा भी अमीर हैं, वहाँ रहने वाले भी अमीर हैं, सारे लोग अमीर हैं, सब जनसंख्या कम है, पैसा बहुत ज्यादा है। इन्होंने वो पैसा, जो तेल का पैसा इनके पास आया, उसको लगा दिया अमेरिका में। उस पैसे से जो सूद आया या उसका जो मुनाफा आया उसको वापस लाके दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े बड़े शहर बना दिए। तो ये लोगों की इच्छा ये है, क्योंकि ये ईरान के साथ इनके संबंध नहीं है, ईरान तो अपने आप में पिछले 40 साल से आपने दुनिया भर से उनको मुख्य धारा में काट के रखा है। इनकी अमेरिका पर निर्भरता क्योंकि ज्यादा है, इसलिए ये भी चाहते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका फंसा रहे। तो ये यूएई इसीलिए फंसाए रखना चाहता है अमेरिका को, और यूएई को लगता है कि ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है जिससे तेल निकलता है, उसके अलावा हॉर्मुज के खाड़ी से बाहर, ये हॉर्मुज की खाड़ी तो 20 किलोमीटर चौड़ी समुद्र की पट्टी है, इन्होंने एक जमीन के ऊपर एक बाईपास पाइपलाइन बनाई है और एक फुजीरा नाम का एक पोर्ट बनाया है, एक बंदरगाह बनाया है। वहां तेल का कुआं नहीं है, लेकिन वहां से ये लोग तेल एक्सपोर्ट करते हैं, जो आपके नक्शे पर दिखा रहे हैं, जो एक हरी सी पट्टी है, जो कि हॉर्मुज खाड़ी से बाहर है, गल्फ ऑफ ओमान में है, मतलब हिंद महासागर या अरब सागर में है। तो ये क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी से बाहर है, तो ये कोशिश ये करते हैं यूएई वाले कि तेल भले इनकी हॉर्मुज की खाड़ी के अंदर से निकलता हो, लेकिन उसको बेचने का काम या उसको लोड करने का काम, इसका बंदरगाह जो सप्लाई है, इसका नल इन्होंने बाईपास करके हॉर्मुज से बाहर जमीन पर लाके फुजैरा नाम के शहर पर रख दिया है। तो ये कोशिश ये करते हैं कि फुजैरा से तेल का एक्सपोर्ट करें। और फुजैरा से आज की तारीख में दुनिया भर का, जैसे मैंने कहा कि 20% तेल, 30% गैस और 40% यूरिया हॉर्मुज की खाड़ी से निकलता है। लेकिन फुजैरा नाम का जो बंदरगाह है, वहां से न तो गैस निकलता है, न ही यूरिया निकलता है, केवल और केवल पेट्रोलियम की पाइपलाइन है। और पूरे हॉर्मुज में जितना, हॉर्मुज से दुनिया भर को जितना पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, गैस, उसमें से केवल और केवल 5 या 6% निकलता है फुजीरा से, क्योंकि वो पाइपलाइन है। वहां जहाज जैसे बड़े बहुत ज्यादा मात्रा में आप तेल नहीं निकाल सकते। पाइपलाइन है तो पाइपलाइन की एक सीमा होती है, वो 1 फीट चौड़ी है, 2 फीट चौड़ी है, 4 फीट चौड़ी होगी, तो उतना ही तेल निकल पाता है। तो इन्होंने क्या किया कि फुजैरा में, क्योंकि इनके पास हॉर्मुज से बचने का रास्ता था, इन्होंने फुजैरा से तेल एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और ईरान को यह गवारा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया था कि आप मेरे तेल पर हमला करोगे तो मैं खाड़ी के सारे तेल के संयंत्र पर हमला करूंगा। तो ईरान के पास इस तरह के मिसाइल वगैरह थे। तो आप अगर डाटा देखिए तो पिछले 60 दिन में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, चाहे वो सीज फायर रहा हो या सीज फायर नहीं रहा हो, हमें ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा ड्रोन हमले या सबसे ज्यादा मिसाइल के हमले यूएई पर ही हुए हैं, दुबई के ऊपर हुए हैं। दुबई के शहर से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। आप हवाई जहाज से अगर दुबई जाइए तो, भारत से हवाई जहाज दुबई जाइए तो हवाई जहाज खाली जाता है, वापस आता है भरा हुआ, क्योंकि लोग वहां पर रहने लायक रहा नहीं, इतना बमबारी ईरान ने किया है। और उन्होंने दूसरा, ईरान ने हमला किया है फुजैरा पोर्ट पर, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो मैसेज दे रहा है ईरान की आप जब तक मुझे छोड़ोगे नहीं, मुझे अपने हाल पे छोड़ोगे नहीं, मैं एक स्वतंत्र देश हूं, मुझे जो करना है करूंगा। अमेरिका किसी भी तरह का दबाव अगर मेरे ऊपर ला रहा है, चाहे वो हमले का दबाव हो, चाहे वो ब्लॉकेड का दबाव हो, चाहे हॉर्मुज से 1000 किलोमीटर दूर मेरे जहाजों को रोकने का आप काम कीजिए, मेरे तेल के भंडार के साथ, मेरे तेल के साथ कोई भी खेल अगर आप खेलेंगे तो मैं बाकी लोगों के तेल का खेल बिगाड़ूंगा। मेरे खेल में आप अगर मेरा खेल बिगाड़ेंगे तो मैं बाकी लोगों का खेल बिगाड़ूंगा। इसीलिए उसने फुजैरा पर हमला किया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जब ये सीज फायर चल रहा था, जबकि ट्रंप साहब के अनुसार उनके तरफ से ट्रंप सीज फायर है, लेकिन ईरान ने पिछले 2 दिनों में ही फुजैरा पर फिर से हमला किया है। वो हमला इसीलिए किया है क्योंकि वो संदेश देना चाहता है अमेरिका को हो या यूएई को हो कि मेरी अभी भी ताकत है, युद्ध खत्म हो या नहीं हो, मुझे तुम क्योंकि परेशान अभी भी तेल के रास्ते में कर रहे हो, मेरे जहाजों को चीन जा रहा है उस जहाज को तुम रोक रहे हो,
मेरे ऊपर अभी भी जो दुनिया भर के प्रतिबंध है वो तुमने हटाए नहीं है। बातचीत का बहाना तो करते हो, लेकिन बातचीत कहीं पर खत्म करते नहीं हो। रोज आते हो बात करने के लिए, कभी इस्लामाबाद में, कभी ट्विटर पर, कभी ट्रूथ सोशल पर। बातचीत तो बहुत, दिखावा तो बहुत करते हो बातचीत करने का, लेकिन असल में कोई ठोस बातचीत कर नहीं रहे हो। और मेरा घाटा होते जा रहा है। तो मेरा घाटा होगा तो तुमको मैं लाभ कैसे कमाने दूंगा? तुमको हॉर्मोज को बाईपास करके तुम अगर फुजेरा से तेल निकालोगे तो मैं फुजेरा के ऊपर बमबारी करके तुम्हारा फुजेरा का फोर्ट डिस्ट्रॉय करूंगा। तो ईरान ये कर रहा है और ये करते रहेगा ईरान, क्योंकि ये पूरे युद्ध में अब मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आ गया है कि ईरान का पलड़ा काफी भारी है। ईरान का पलड़ा इसीलिए भारी है क्योंकि ईरान ने प्रकृति की गोद में बैठ के, वो किसी कोई नया चीज नहीं कर रहा है, वो प्रकृति ने उसको जो चीज दी है उसका वो पूरा का पूरा लाभ उठा रहा है। वो अपने किले के अंदर बैठा हुआ है और किले के अंदर से बाहर हमला कर रहा है। और वो किला उसका इतना अभेद्य है, हॉर्मुज नाम का किला, कि उस अभेद्य किले को कोई अभी तक भेद नहीं पा रहा है। आप बाहर से कितना भी हमला कीजिए, किला अगर पत्थर के, मजबूत पत्थर का बना हुआ है, तो आप भले किले के ऊपर कितना भी हमला कीजिए, बाहर से आप किले को तोड़ नहीं सकते। अंदर में किले के अंदर ईरान बहुत मजबूती से है। और मेरे ख्याल से इसीलिए आपने जो कहा कि तेल की कीमतें इतनी जो उछाल ले रही हैं, पूरे दुनिया भर में उछाल ले रही हैं। उछाल भी दो तरह की ले रही है। एक तो आपको स्टॉक मार्केट में देखिए तो तेल की कीमत $119 या कभी $100 दिखा देता है, लेकिन असल में आप खरीदने जाइए तो 150 $160 के ऊपर मिल रहा है। क्योंकि आप शेयर मार्केट में तो तेल नहीं खरीद रहे हैं ना, शेयर मार्केट में तो तेल का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो एक काल्पनिक ट्रेडिंग है। वहां पर आप असल में एक लीटर भी तेल खरीद नहीं रहे हैं, आप तो केवल दाम के ऊपर खेल रहे हैं। तो ये तो ऐसा है कि घुड़दौड़ होती है तो बहुत सारे लोग इस घोड़े पर उस घोड़े पर दाव लगा देते हैं, लेकिन घोड़ा, दाव लगाने वाला घोड़ा जो दाव लगा रहा है वो तो घोड़ा नहीं चला रहा होता है, वो घोड़ा नहीं होता है। घोड़ा तो अपनी गति से चलता है, उसको दाव से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा दुनिया का में तेल का खेल चल रहा है, ये तेल असल में तेल काफी महंगा हो चुका है। $150 $160 पर अभी खरीदा जा रहा है, क्योंकि एक तो हॉर्मुज की खाड़ी बंद हो गई है, दूसरा हॉर्मुज से जो भी तेल निकल रहा है वो केवल और केवल ईरान निकाल रहा है। ईरान जब निकाल रहा है तो वो हॉर्मुज में चुंगी भी ले रहा है। आपको अगर हॉर्मुज से तेल नहीं खरीदना है, आपको दूसरे जगह से खरीदना है, तो दूसरे जगह का तेल जो है वो अपने आप में बहुत महंगा आता है। आप वेनेजुएला, भारत अभी आज की तारीख में भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदना शुरू किया है। जब से हॉर्मुज बंद हुआ है भारत वेनेजुएला से भी खरीद रहा है। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि इससे पहले भारत इराक से तेल खरीदता था, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता था $10 प्रति बैरल। वहां पर का जो तेल है वो $10 प्रति बैरल में कुएं से बाहर निकल जाता है। वही तेल आप जब वेनेजुएला से खरीदते हो, क्योंकि वहां पर वो धरती के बहुत ज्यादा नीचे है और वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इसीलिए उसको निकाल के उसको मतलब क्रूड ऑयल के रूप में उपयोग करने के लिए उसका दाम पड़ता है, बाजार का भाव ही पड़ जाता है। मतलब उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, उसको कुएं से निकालने का ही दाम पड़ जाता है $50-60। तो हुआ यह है कि इसके कारण भले हॉर्मुज बंद होने के बाद जो ऊर्जा संकट भारत के ऊपर, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के ऊपर शुरुआत में एक ऊर्जा संकट था। आज की तारीख में वो ऊर्जा संकट काफी हद तक भारत ने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि भारत दूसरे जगहों से तेल वगैरह लेना शुरू किया है। हम नाइजीरिया से तेल ले रहे हैं, हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गैस ले रहे हैं, हम वेनेजुएला और मेक्सिको और अर्जेंटीना तक से पेट्रोल लेना हमने शुरू किया है। दिक्कत ये हो रही है कि ये सब चीजें जो आपको दूर से आ रही हैं ये महंगी बहुत पड़ रही हैं। इसीलिए आपको अभी जो गैस के दाम बढ़े, कमर्शियल गैस के दाम, वो इसीलिए बढ़े क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले जो गैस आपको करीब 750 मेट्रिक टन में आता था, आज वो करीब करीब 1500 रुपए मेट्रिक टन में आ रहा है। तो खरीदना क्या ही, आपका दाम बढ़ गया तो आपको बेचना तो आपको महंगा पड़ेगा ही। दूसरा, यूरिया जो पहले 40-42 हजार रुपए प्रति टन मिलता था, आज वो 80,000 रुपए के आसपास चला गया है। सबसे मजेदार बात पेट्रोल की हुई है। हॉर्मुज का युद्ध शुरू होने से पहले भारत में पेट्रोल का लैंडिंग कॉस्ट था 55 रुपए। 55 रुपए में भारत में 1 लीटर पेट्रोल तैयार मिल जाता था, लेकिन भारत सरकार आपको बेचती थी 110 रुपए में। मतलब 55 रुपए से 110 रुपए का 50-55 रुपए भारत सरकार को विशुद्ध लाभ होता था। और ये चीज इस बार के आपके भारत के बजट में भी हमको देखी, बजट अभी 1-2 महीना पहले ही पास हुआ है। कुल मिला के भारत सरकार का इस साल का बजट, मतलब उसकी जो आमद थी, उसके जो इनकम था,
वो करीब करीब 35 लाख करोड़ रुपया था। उसमें से करीब करीब 9 से 10 लाख करोड़ रुपया भारत ने केवल इसीलिए कमाया था क्योंकि सस्ते में वो पेट्रोल 55 रुपए में खरीद रहे थे और हम लोगों को सरकार 55 में खरीद रही थी और नागरिकों को 110 में बेच रही थी। तो वो जो 50 रुपए हर लीटर पर सरकार को लाभ हो रहा था, वो सीधे सीधे बजट में उसको लाभ हो रहा था। अब हो ये गया है कि पेट्रोल का लैंडिंग कॉस्ट आज की तारीख में, आपका फ्यूचर ट्रेडिंग कुछ भी बोले, मतलब आपका इंटरनेट कुछ भी बोले, असल में भारत में लैंडिंग कॉस्ट ही आज की तारीख में 112 रुपए हो गई है अभी भी, लेकिन सरकार आपको 110 में ही बेच रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कुछ ही हफ्तों में भारत के ऊपर ऊर्जा के दामों की बहुत बेतहाशा वृद्धि होना स्वाभाविक है। दूसरा कोई रास्ता बच नहीं रहा है, क्योंकि सरकार पर ऑलरेडी आज की तारीख में सरकार जितने रेट में आपको ऊर्जा दे रही है उससे ज्यादा में वो खरीद रही है। ये ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, आपको महंगी ऊर्जा तो लेनी ही पड़ेगी। ऊर्जा महंगी हो चुकी है, हॉर्मूज बंद है। आने वाले समय में आज के तारीख में अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है तो इतना ज्यादा हॉर्मूज के अंदर डैमेज हो चुका है कि वहां से तेल और गैस निकल के आपको वापस आने तक अभी वो 2-3 साल लगेगा। तो आपको तब तक जो आप दूसरे जगहों से तेल और गैस ले रहे हैं वो बहुत महंगा मिल रहा है, आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि मामला ऊर्जा का है। ऊर्जा मतलब आप हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारी ऊर्जा ही है, वो भी यूरिया से आती है। और हम जो गाड़ी चलाते हैं वो भी हमारी ऊर्जा ही है, वो पेट्रोल है। जिस लाइट में हम बैठे हुए हैं वो भी ऊर्जा ही है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से ही, गैस से वो बनती है शहरों में। तो इस कारण से ये हो ये गया है कि पूरी की पूरी जो ऊर्जा का संकट था वो मेरे ख्याल से अब ऊर्जा की मूल्य वृद्धि में तब्दील हो गया है। संकट अब कम हो गया है क्योंकि आप दूसरे जगह से ऑल्टरनेट ले आए हैं, लेकिन वो ऑल्टरनेट बहुत महंगा पड़ रहा है और इसके कारण मूल्य वृद्धि अब होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इससे हम बच नहीं सकते, कोई भी बच नहीं सकता। भारत में बेतहाशा ऊर्जा की मूल्य वृद्धि होना अब बिल्कुल क्या कहते हैं अनिवार्य है, वो बिल्कुल निश्चित है, इसको कोई नहीं बचा सकता। ये वो एक हफ्ते में एक हफ्ते में हो जाए या 15 दिन में हो जाए, होना है वो अवश्य भावी दिख रही है। जी, आपने जो बातें बताई मैं थोड़ा सा उसको उसको कंक्लूड कर देता हूँ। रेड, व्हाइट और ब्लू डोम, पीट हेग्सेथ ने कहा था कि ये रेड, व्हाइट और ब्लू डोम जो है वो वाटरवेज को, वेसल्स को प्रोटेक्शन देगा। जो उनका ऑपरेशन था वो उसके उद्देश्य पूरे नहीं हुए और उद्देश्य पूरे ना होने के बावजूद उन्होंने उसको पॉज कर दिया और उसको पंक्चर कर दिया ईरान ने, जब उन्होंने ड्रोन छोड़े और यूएई की फैसिलिटीज पर उन्होंने अटैक किया और उसमें 3 भारतीय भी मारे गए, जिसकी मजम्मत जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि सिविल फैसिलिटीज को अटैक करना ये वॉर के नियमों के खिलाफ है। तो मेरी आखिरी टिप्पणी आपसे ये रहेगी कि अगर वॉर नियमों के खिलाफ है सिविल फैसिलिटीज को अटैक करना, तो अमेरिका ने भी तो ईरान की इतनी सारी सिविल फैसिलिटीज को अटैक किया, तो कौन तय करेगा कि किसके वॉर क्राइम्स बड़े हैं और किसके छोटे हैं, या किसके कम हैं या किसके ज्यादा? सिद्धार्थ भाई जी, सबसे पहले तो एक नियम होता है कि दूसरे के फटे में कभी भी पैर वैर नहीं घुसाना चाहिए। दो लोग अलग, दो अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो फालतू में किसी को फादरलैंड, किसी को मदरलैंड, जय इजराइल और तय ईरान करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर युद्ध में किसको किस तरह से लड़ना चाहिए, किस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, तो क्या मीनाब में 165 बच्चियों के ऊपर बम गिराया गया जिसको कि अमेरिका ने मान लिया, भारत ने अभी तक उस पर किसी तरह की आपत्ति क्यों नहीं जताई? ईरान के ही एक जहाज भारत में बेचारा आया हुआ था, वो किसी नौसेना के अभ्यास में, वो उसके जो नाविक थे वो विशाखापट्टनम की सड़कों पर कदम ताल करते हुए पाए गए थे, वो मार्च पास्ट कर रहे थे। आपके घर में वो मेहमान बन के आया था महाराज, वह लौट रहा था अपने देश खाली हाथ, और उसको अमेरिका ने आपका जो हिंदू महासागर, जिसको आप हिंदू महासागर अपना महासागर बोलते हो, आपके ही आंगन में उसको मार दिया गया। आपने उस पर आपत्ति नहीं की। तो ये जो चुन चुन के आपत्ति करना और वैसा ही चीज कोई दूसरा करे उस पर चुप रहना, ये कोई बहुत सभ्यता का लक्षण नहीं है, ये बहुत समझदारी का लक्षण नहीं है। इसमें क्या होगा, ईरान और ज्यादा नाराज होगा। आप ध्यान में रखिए, अभी भी आपका हॉर्मूज से ही कुछ जो भी आपको थोड़ा बहुत आ रहा है ना, वो हॉर्मूज से आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ईरान छोड़ के दे रहा है। आपको रोज ईरान से बात करनी पड़ती है
और ईरान आपका जहाज छोड़ भी रहा है। तो ईरान जब आपका जहाज छोड़ रहा है तो आप ऐसे में ईरान की ही भर्त्सना वगैरह कीजिए, ठीक है। टेक्निकली आप अगर तकनीकी रूप से देखिए तो किसी भी युद्ध में किसी भी नागरिक वस्तुओं के ऊपर बमबारी नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर तो ट्रंप साहब ने ट्वीट करके बोल दिया था कि मैं आज रात को पूरा का पूरा ईरान की सभ्यता को नष्ट कर दूंगा। ट्रंप साहब ने हर बार ट्वीट किया था कि मैं आज ब्रिज उड़ाने वाला हूँ, आज उनका बिजली संयंत्र उड़ाने वाला हूँ, वो भी तो नागरिक संयंत्र, वो भी तो वार क्राइम के अंतर्गत आता है। उस समय हम लोग चुप क्यों रहे, उस समय भारत चुप क्यों रहा? तो इस तरह की बातें, ये जो बचकानापन है, इससे थोड़ा हमको बचना चाहिए। ये युद्ध की स्थिति है। आपको अगर आज की तारीख में फिर से मैं कह रहा हूं, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है और दुनिया का सबसे सस्ता तेल भंडार भी ईरान के पास है। तो आपको आज आज ऐसी स्थिति आ गई है कि ईरान आपके पड़ोस में है। ईरान के चाबहार बंदरगाह में आज से 6 महीने पहले तक आपका पार्टनरशिप था और आज वैसी स्थिति होते हुए दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा तेल भंडार, दुनिया का सबसे सस्ता तेल भंडार, 6 महीना पहले जिसके बंदरगाह में आपकी पार्टनरशिप थी, आज वहां से आप तेल नहीं लेके 7 समुंदर पार से आप वेनेजुएला से तेल लेने पर मजबूर हुए हैं और उसके चलते अगर आपका तेल महंगा आ रहा है दुगना, तो ये कहाँ की समझदारी है साहब? आपको तो ईरान से दोस्ती कर लीजिए, आपको सस्ता तेल आज भी ईरान से दोस्ती कर लीजिए। तो 2018 तक तो ईरान आपको तेल देता था, बदले में आप कलकत्ता के चौरंगी पार्क स्ट्रीट के यूको बैंक में आप हिंदुस्तानी रुपया डाल देते थे, वो रुपया ले रहा था। आपको तो फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं लग रहा था, आपको तो डॉलर में भी तेल खरीदना नहीं पड़ रहा था। 2018-19 तक आप भारतीय रुपया देके दुनिया का सबसे साफ और सबसे सस्ता तेल ईरान से ले रहे थे। ईरान आपसे डॉलर भी नहीं मांग रहा था, ईरान आपसे चीनी पैसा भी नहीं मांग रहा था, ईरान ये भी नहीं कह रहा था कि हमको ईरानी करेंसी में दो, बोला तुम भारतीय रुपया दे दो हम ले लेंगे। ये समझदारी, ये इसे कहते हैं सामरिक समझदारी। सबसे बड़ी बात होती है कि कभी भी दो लोग जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, या हो सकता है दोनों मेरे दोस्त हों, दो दोस्त लड़ रहे हो तो तीसरे दोस्त को इस या उस दोस्त के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका भी भारत का दोस्त है, इजराइल भी भारत का दोस्त है, ईरान भी भारत का दोस्त है, तीनों हम मेरे दोस्त हैं। तीनों आपस में लड़ रहे हैं तो शांत चुपचाप बाहर बैठने में समझदारी है। नहीं तो क्या होगा कि इस तरह की स्थिति आएगी कि ईरान आज चाइना को तो तेल दे रहा है सस्ते में, ईरान पाकिस्तान को तो सस्ते में तेल दे रहा है, लेकिन वही ईरान आपको सस्ते में तेल नहीं दे रहा है, आपको चुंगी लगानी पड़ रही है। एक आध अगर जहाज गलती से आना शुरू करता है तो उसके ऊपर वो 1-2 मिसाइल वगैरह भी, मतलब वार्निंग शॉट भी मार देता है कि भैया वापस चले जाओ। ये स्थिति समझदारी नहीं है, ध्यान में रखिए। ईरान दुनिया का, फिर से मैं कह रहा हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार और सबसे सस्ता तेल भंडार ईरान के पास है। आपका ईरान के चाबहार पोर्ट में आज से 6 महीने पहले तक पार्टनरशिप था, उसको जिंदा करने की बात कीजिए ताकि कम से कम भारत के लोगों को सस्ता तेल मिले। नहीं तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि पेट्रोल डीजल 130-140 से कम में आपको परवड़ने वाला है, उससे नीचे पोसाएगा ही नहीं। तो ये पोसाने की बात है। इसीलिए मेरा मानना है कि अंतिम बात करके सिटीजन वॉइस में अपने क्या कहते हैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, मनुष्य ने जो सभ्यता जिसे हम कहते हैं, मतलब मनुष्य जब से एक जगह पर रहना शुरू किया, कहीं रिहाइश सेटलमेंट, वो 10,000 साल पहले है। लेकिन धर्म जो बने वो सिर्फ 4,000 साल पुराने हैं। राजनीति और सत्ता जिसको हम समझते हैं, हम तो बहुत मानते हैं, आज हम चुनाव जीत गए तो हम झंडा फहराते हैं, हम गमछा लहराते हैं, हम नारा लगाते हैं। ये पूरी की पूरी राजनीति और पावर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं सत्ता, ये केवल 2,000 साल पुरानी है। जो सभ्यता है वो सभ्यता बसती है प्रकृति के आधार पर। इसीलिए आप भारत में देखिए, गंगा जमुना के मैदानी इलाके में ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, अंडमान निकोबार में जाइए तो बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रकृति के आपको आसपास जीना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल जीना चाहिए। आप प्रकृति के प्रतिकूल, आपको लगे कि हम तो मनुष्य हैं भैया, हम कुछ भी करेंगे, हम पूरी दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ट्रंप साहब को भी ये गलतफहमी थी कि मेरे पास इतने सारे बम हवाई जहाज हैं, हम ईरान को कब्जा कर लेंगे। ईरान के पास कुछ नहीं था, ढंग से 4 हवाई जहाज भी नहीं है, वो अपनी प्राकृतिक किले में बैठ गया, आज पूरे अमेरिका को उसने हरा दिया। तो प्रकृति इतनी बड़ी चीज होती है कि 6 साल पहले हमने देखा था, कोविड नाम का एक प्रकृति आई थी, पूरी मानवता उसके सामने सरेंडर करना पड़ गया था। आज हॉर्मुज भी वही एक प्रकृति का खेल है। हॉर्मुज अगर 20 किलोमीटर की खाड़ी के बदले अगर वो 200 किलोमीटर चौड़ी होती, तो आज अगर वहां युद्ध हो भी रहा होता तो भारत पर असर नहीं पड़ता। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध 3 साल से हो रहा है, हम पर तो कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि बहुत दूर हो रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं है।
तो हॉर्मुज भी प्रकृति अगर 20 किलोमीटर के बदले हॉर्मुज को 200 किलोमीटर रखती तो आज वहां पर ईरान और अमेरिका का युद्ध हो भी रहा होता, तो हमें कोई समस्या नहीं हो रही होती। तो प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजनीति अपने जगह पर है, राजनीति आपको आके 2000 साल हुआ है, लेकिन हम लोग जिस सभ्यता से आते हैं, मानव सभ्यता कम से कम 10,000 साल पुरानी है। मानव सभ्यता राजनीति और धर्म इन दोनों से बहुत पुरानी है। और ईरान ने आपको सिखा दिया कि प्रकृति के साथ आप जितना रहते हैं, तो प्रकृति के साथ आप जब रहते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहते हैं। कोरोना ने भी हमको समझाया कि एक छोटा सा वायरस था, हम उसको अंत में मार भी नहीं सके, उल्टा हमको वैक्सीन लेना पड़ा, उसमें भी मरे हुए वायरस को खुद ही ले लेते थे। तो प्रकृति के जितना साथ रहेंगे उतना लाभ में रहेंगे, प्रकृति के जितना विरोध में जाएंगे, जितना विपरीत जाएंगे, उतना घाटा होगा। और मेरे ख्याल से इस मामले में, क्योंकि हॉर्मुज एक प्रकृति है, प्रकृति ईरान के पक्ष में है, और हम प्राकृतिक ईरान के पक्ष में खड़े होने के बदले कृत्रिम रूप से टेक्नोलॉजी जिसके पास ज्यादा दिखी, हमको इजराइल और अमेरिका उसके साथ खड़े हो गए। इसीलिए आज हमको महंगा तेल मिल रहा है, बगल में पाकिस्तान और चीन दोनों को सस्ता तेल मिल रहा है। यही तो समस्या है। जी जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये सारे परिवेश में जितनी भी बातें आपने कही वो बिल्कुल सच है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।